नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 36 हल कर रहे हैं। देखिए इसके पहले हम शिक्षण विधियों के 35 टेस्टों को हल कर चुके हैं और कुल टेस्टों की ये जो सीरीज है इसमें आपको 100 टेस्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें आप 36 नंबर का आज जो टेस्ट है इसको हल करेंगे। तो बिल्कुल शानदार और नवीनतम प्रश्न देखने को मिलेंगे जो रीट पात्रता परीक्षा 2022 थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही उपयोगी है। साथियों शिक्षण विधियों के साथ में साइकोलॉजी के भी आपके पूरे 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं और हिंदी के भी पूरे आपके 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन ऑन करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथियों तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षण प्रक्रिया में छात्र स्वतंत्र रहकर क्रियाशीलता के माध्यम से अधिक सीखता है। पहला विकल्प, अध्यापक के वाचन से अधिक सीखता है, रटकर अधिक सीखता है, या अध्यापक जितना अधिक क्रियाशील होगा छात्र अधिगम भी उतना ही अधिक होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पर हम 2 विकल्पों में उलझने वाले हैं। तो यहाँ 2 विकल्प तो हम हटा सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में छात्र रटकर नहीं सीखता है, न ही अध्यापक के वाचन से अधिक सीखता है। इन दोनों को तो हम एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन जो चौथा विकल्प है और जो पहला विकल्प है इस पर हम उलझ सकते हैं। चौथा विकल्प कह रहा है कि अध्यापक जितना अधिक क्रियाशील होगा छात्र अधिगम भी उतना अधिक होगा, और पहला विकल्प कह रहा है छात्र स्वतंत्र रहकर क्रियाशीलता के माध्यम से अधिक सीखता है। दोनों की अगर हम तुलना करें साथियों तो चौथे पे पहला भारी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ छात्र स्वतंत्र रहकर क्रियाशील हो रहा है और उसके माध्यम से सीख रहा है, जबकि यहाँ अध्यापक क्रियाशील है छात्र क्रियाशील नहीं है। जैसे व्याख्यान विधि है उसमें अध्यापक क्रियाशील होता है तो क्या छात्र अधिक सीखते हैं? जी नहीं। इसलिए चौथा नहीं, पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर होगा। तो एक वे में पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो साथियों दूसरा प्रश्न है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? 3+5+3+5, 5+3+4 और 5+3+3+4 और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों पहले 10+2 की डिज़ाइन थी, अब यहाँ पर इनमें से कोई नहीं तो हम हटा देते हैं। NEP 2020 क्या कहती है कि जो मौजूदा स्कूली शिक्षा का जो डिज़ाइन है वो 5+3+3+4 का होगा। ठीक है, तो यहाँ थर्ड विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 2 में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 3। अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी? थ्रस्टन ने, चेव ने, ग्लिकर्ट ने और गटमैन ने। साथियों तीसरे प्रश्न का सही आंसर बताओ। तो आपके तीसरे प्रश्न में जो सही आंसर है, अभिवृत्ति मापन की जो युग्म तुलनात्मक विधि है ये थ्रस्टन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है साथियों? थ्रस्टन के द्वारा। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 3 में सही हो जाता है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला विकल्प, बालकों की धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल लगाना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। दूसरा विकल्प है, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, क्या ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। तीसरा विकल्प है, अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और चौथा विकल्प है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। तो 4 विकल्पों में से जो सबसे सटीक और सही आंसर आपको लग रहा है साथियों, देखो प्रतिभाशाली और धीमी गति से सीखने वाले बालकों का लेबल लगाना तो बिल्कुल गलत है कि ये प्रतिभाशाली है और ये मंदबुद्धि है। ऐसा लेबल लगाना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसका पुष्टि पोषण करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। साथियों चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो पांचवा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5 है, संतुलन पद्धति की क्या विशेषता है? पहला विकल्प, इसमें डिकोडिंग और समझ दोनों कार्यों में संतुलन रखा जाता है। दूसरा है, बच्चों की अभिव्यक्ति पर कार्य करता है। तीसरा है, इसमें वर्ण अक्षर पर कार्य होता है। और चौथा है, शब्दों के सही उच्चारण पर कार्य होता है। तो देखो सही आंसर प्रश्न नंबर 5 में कौन सा रहेगा साथियों? 5वें प्रश्न का जो आपके सही उत्तर है वो 5वें प्रश्न में जो संतुलन पद्धति है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, डिकोडिंग और समझ दोनों कार्यों में संतुलन रखने का कार्य किया जाता है। संतुलन पद्धति में डिकोडिंग और समझ दोनों में संतुलन बनने का कार्य कौन करती है? संतुलन पद्धति करती है। तो विकल्प 1 आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं।
तो आपके छठा प्रश्न देखेंगे, छात्र गणित गणना में गति कर सकते हैं, चर्चा या वाद विवाद के द्वारा गति कर सकते हैं, मौखिक कार्य द्वारा गति कर सकते हैं, लिखित कार्य द्वारा गति कर सकते हैं और अभ्यास द्वारा गति कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर चारों ही विकल्प आपको सही लग रहे हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर है उसका चुनाव करना पड़ता है। तो देखो जो गणना में गति करना है तो सबसे ज़्यादा गति अभ्यास या मौखिक। साथियों छठे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो छठे प्रश्न में अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा अभ्यास होगा साथियों उतनी ही ज़्यादा गणित गणना में गति होगी। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। कई सारे छात्र इसमें दूसरे विकल्प पर भी जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि मौखिक कार्य द्वारा ज़्यादा गति आती है या अभ्यास द्वारा ज़्यादा गति आती है, देखो अभ्यास लगातार होने से बहुत ज़्यादा गति आ जाएगी साथियों। तो चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो सातवां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 7 है, ये देखो सातवें प्रश्न को, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि भाषा के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अर्थ निर्माण करते हैं और इनमें से सभी। तो देखो सभी को पता है हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो किसके माध्यम से सीखते हैं? भाषा के माध्यम से सीखते हैं साथियों, क्योंकि भाषा सूचनाओं का आदान प्रदान भी करती है, अर्थ निर्माण भी करती है और भाषा के माध्यम से ही मूल्यांकन किया जाता है। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 7 का, यही आपका सही आंसर है साथियों। तो सातवें प्रश्न में चौथा विकल्प इनमें से सभी सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। आठवां प्रश्न देख लेंगे, खेल विधि के साम्य अन्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक है जीन पियाजे, पार्कहर्स्ट, मैडम मारिया मोंटेसरी और विलियम वुंट। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है साथियों? जो साम्य अन्वेषण का सिद्धांत दिया गया है खेल विधि का, ये किसके द्वारा दिया गया है? 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो देखो 8वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। खेल विधि का जो साम्य अन्वेषण का सिद्धांत है इसके प्रवर्तक है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे के द्वारा ही खेल विधि का साम्य अन्वेषण का सिद्धांत दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इस प्रश्न को अच्छी तरह से साथियों। नेक्स्ट 9वें प्रश्न पे आते हैं। तो आपके 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 9, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापक की कमियों का उपचार करते हैं, छात्र की कठिनाइयों का निर्धारण करते हैं, छात्र की कठिनाइयों को दूर करते हैं और इनमें से सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे सकते हैं, क्योंकि आप अगर चौथे विकल्प पे जा रहे हो इनमें से सभी पे, तो आपका आंसर गलत होगा साथियों, क्योंकि इसमें अध्यापक की कमियों का उपचार उपचारात्मक शिक्षण में नहीं किया जाता है। ये छात्रों के लिए होता है उपचारात्मक शिक्षण तो, और इससे हम क्या करते हैं, जो छात्रों के सामने जो कठिनाइयाँ आ रही है उनको दूर करने का कार्य किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में, और उनका निर्धारण किया जाता है निदानात्मक शिक्षण में। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, इनको याद रखिएगा साथियों हमेशा। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देखते हैं, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि और इनमें से सभी। 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? देखो 10वें प्रश्न की अगर हम बात करें, वातावरण पर आधारित ज्ञान देने की बात की जा रही है, तो यहाँ देखो प्रदर्शन विधि में तो हम जो भी वस्तु होती है उसका प्रदर्शन करते हैं, इसमें वातावरण पर आधारित ज्ञान नहीं दिया जाता है। बल्कि जो अवलोकन विधि होती है साथियों, इसमें बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिया जाता है। अवलोकन विधि में अवलोकन कौन करता है? छात्र करता है। जो प्रत्यक्ष चीज़ें होती है उनका अवलोकन छात्रों के द्वारा करवाया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 ही सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। प्रयोगशाला विधि में भी प्रयोग किए जाते हैं लेकिन लैब के अंदर, तो इस प्रकार ये चीज़ें सही नहीं है, ओनली तीसरा ही विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 11वां प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षण आधारित है, अध्यापक केंद्रित शिक्षण है वर्तमान में, छात्र केंद्रित शिक्षण है वर्तमान में, परीक्षा केंद्रित शिक्षण है वर्तमान में, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण है वर्तमान में। तो देखो वर्तमान में किसको केंद्र मान करके शिक्षा ग्रहण या शिक्षा दी जाती है? तो वर्तमान में छात्र को केंद्र मान करके साथियों शिक्षण किया जाता है। मतलब वर्तमान में जो शिक्षण है ये किस पर आधारित है? छात्र पर आधारित है, छात्र केंद्रित है, जिसमें छात्र सक्रिय रह करके ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान को सीखता है, अधिगम करता है, खुद छात्र सक्रिय रहकर। अध्यापक का कार्य वर्तमान में निर्देशन देने का है। किसका है? निर्देशन देने का। अतः यहाँ पर फिर आपके कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 11 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न, उद्देश्यों के वर्गीकरण का विचार सबसे पहले किसने दिया?
B.S. ब्लूम ने, हर्बर्टसन ने, एचिसन ने और कोहलर ने। साथियों उद्देश्य, जैसे उद्देश्य के भी अलग अलग प्रकार है, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य को भी 6 भागों में बांटा गया है। फिर आपके भावात्मक उद्देश्य है, भावात्मक उद्देश्य को भी यहाँ पर 6 भागों में बांटा गया है। फिर आपके क्रियात्मक उद्देश्य है, क्रियात्मक उद्देश्यों को भी कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है साथियों। तो इसका विचार जो सबसे पहले दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, 12वें प्रश्न में सही आंसर है B.S. ब्लूम के द्वारा उद्देश्यों के वर्गीकरण का विचार सबसे पहले दिया गया था। अतः विकल्प 1 आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 13। साथियों 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, भारत के सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया मुदालियर कमीशन ने किया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने किया, राधाकृष्णन कमीशन ने किया, और इनमें से सभी। देखो अलग अलग आयोग है तो सभी ने तो किया नहीं होगा, तो चौथा विकल्प गलत है। अब आपके सामने 3 विकल्प बच रहे हैं, एक तो मुदालियर आयोग, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन आयोग और एक राधाकृष्णन आयोग। कौन सा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है साथियों? 13वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन भारत में राधाकृष्णन आयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। यहाँ आपके 3rd विकल्प सही है, तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 14। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित विषय मूर्त है, यह एक अतार्किक विषय है, यह एक कठिन विषय है और यह एक तार्किक विषय है। तो देखो जो गणित की प्रकृति है, गणित की संरचना है, उसमें जो विशेषता पाई जाती है, मतलब एक ही विशेषता दे रखी है इस प्रश्न में। जो 4 विकल्प है इनमें से एक ही विशेषता दे रखी है, 3 तो यहाँ गलत है साथियों गणित की विशेषताओं के संबंध में। पहला विकल्प कह रहा है गणित विषय मूर्त है, जी नहीं, गणित विषय मूर्त नहीं है, गणित विषय कैसा है? अमूर्त विषय है। तो ये आपका आंसर। यह एक अतार्किक विषय है, जी नहीं, यह एक तार्किक विषय है। यह एक कठिन विषय है, जी नहीं, यह कठिन विषय नहीं है, तर्कों पर आधारित है साथियों। तो फिर कौन सा विकल्प आपका सही है? गणित एक तार्किक विषय है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 15। विज्ञान विषय का अध्यापक श्यामपट्ट का बेहतर प्रयोग कर सकता है, लेखा चित्र बनाने में कर सकता है, आकृतियों को बनाने में कर सकता है, मुख्य बिंदुओं को लिखने में कर सकता है, और इनमें से सभी। तो देखो विज्ञान विषय का अध्यापक हो या अन्य सामाजिक विषय का अध्यापक हो या अन्य किसी और विषय का अध्यापक हो, वो मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पे आसानी से लिख सकता है। तो एक तो ये भी उपयोग हुआ। आकृतियाँ बना सकता है, डिज़ाइन बना सकता है, लेखा चित्र बना सकता है। तो इस प्रकार आपके इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये आपका सही उत्तर होगा साथियों प्रश्न नंबर 15 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। 15वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? चौथा विकल्प सही है। तो 16वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य? छात्रों के ज्ञान की जांच करना, कक्ष अध्यापन करना, शैक्षिक नियोजन करना और सामाजिक विकास करना। तो देखो 16वें प्रश्न में जो सही आंसर है, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों? शैक्षिक नियोजन और कक्ष अध्यापन। तो इसका आंसर नहीं है, या तो पहला रहेगा या चौथा रहेगा। तो बताओ भाई आपके अनुसार कौन सा आंसर रहेगा? इसमें कई जगह चौथा विकल्प भी राइट होता है और कई जगह पहला विकल्प भी राइट होता है साथियों। लेकिन सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की बात की जा रही है, नॉर्मल स्पेशल नाम आया है, तो फिर चौथा विकल्प इसका सही होना चाहिए। सामाजिक विकास मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालकों में सामाजिक विकास करना। तो मैं जाऊंगा चौथे विकल्प पर। बाकी कई सारे छात्र पहले विकल्प पर भी जा सकते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कौन कौन इसमें 16वें प्रश्न में पहले विकल्प पे जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए कमेंट करिएगा साथियों। तो यहाँ मेरा मानना है चौथा विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के किसका सुझाव है? यशपाल समिति का, एनसीटीई का, सीएबीई का और मुदालियर आयोग का। देखो 17वें प्रश्न में सही आंसर शिक्षा बिना बोझ के, मतलब बोझ रहित शिक्षा की बात की जा रही है, लर्निंग विदाउट बर्डन। साथियों ये जो सुझाव दिया गया था प्रोफेसर यशपाल समिति की, जो यशपाल समिति है जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, उसके द्वारा ये सुझाव दिया गया था। अतः 17वें प्रश्न में आपका विकल्प नंबर 1 सही है, शिक्षा बिना बोझ के यशपाल समिति का सुझाव माना जाता है। तो 17वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर।
तो चलिए 18वें प्रश्न को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कितने उपागम हैं? 1, 2, 3 और 4। 18वें प्रश्न में सही आंसर बताइए साथियों। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपागम आपसे पूछा जा रहा है। आपके प्रश्न नंबर 18 में सही आंसर है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के 2 उपागम माने जाते हैं साथियों। सेकंड विकल्प 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मर्दूल उपागम है? अच्छा, ये 2 उपागम कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। एक तो आपके मर्दूल उपागम होता है, एक होता है आपके कठोर उपागम। ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी के 2 उपागम होते हैं। तो ओनली सेकंड विकल्प ही 18वें में सही है साथियों। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा मर्दूल उपागम है? अध्यापक यंत्र, प्रोजेक्टर, आरेख और दूरदर्शन। तो 2 चीज़ें समझिए, जो मर्दूल उपागम हैं और जो कठोर उपागम हैं, इनमें अंतर क्या होता है, इस चीज़ को भी आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए साथियों। कठोर उपागम में मशीनों से संबंधित चीज़ों को रखा जाता है, जबकि मर्दूल उपागम में ग्राफ है, चित्र है, चार्ट है, इन चीज़ों को रखा जाता है। तो यहाँ मर्दूल उपागम के बारे में बात की जा रही है। तो दूरदर्शन, प्रोजेक्ट और अध्यापक यंत्र तीनों ही ये किसके अंतर्गत आते हैं? कठोर उपागम के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो आरेख है ये किसके अंतर्गत आता है? मर्दूल उपागम के अंतर्गत ये आता है। तो 19वें में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20, प्रारंभिक भाषा कक्षाओं में बच्चों के निम्न स्तर का कारण क्या है? कक्षा में प्रचलित शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, बच्चों के अभिभावक उनके पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों की पढ़ाई में अरुचि है और स्कूलों की कमी है। तो देखो, प्रारंभिक कक्षा जो होती है इसमें भाषा में बच्चों का निम्न स्तर कमज़ोर क्यों होता है? स्कूलों की कमी के कारण? जी नहीं, वर्तमान में बहुत अधिक मात्रा में स्कूल खुल चुके हैं। पढ़ाई में अरुचि के कारण? ये भी नहीं है, बल्कि जो कक्षा में प्रचलित शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, परंपरागत तरीके से जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, उसके कारण ऐसा होता है साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। ऐसा नहीं है कि अभिभावक उनके पढ़ने पर ध्यान नहीं देते इसलिए वो कमज़ोर है। ओनली विकल्प 1 ही सही है साथियों प्रश्न नंबर 20 में, क्योंकि आप अपनी कमजोरी अभिभावकों पर नहीं थोप सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। 20वें में प्रथम सही है। तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, शिक्षण की समस्त क्रियाओं का उद्देश्य है स्मरण शक्ति विकसित करना, वातावरण के अनुसार ढालना, अनुभव प्रदान करना और व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो देखो, जो शिक्षण की समस्त क्रियाएं हैं इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। क्या स्मरण शक्ति को विकसित करना ही शिक्षण की समस्त क्रियाओं का उद्देश्य है? गलत आंसर। वातावरण के अनुसार ढालना शिक्षण की समस्त क्रियाओं का उद्देश्य है। अनुभव प्रदान करना या व्यवहार में परिवर्तन लाना। साथियों 21वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो इसका सही आंसर है व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षण की समस्त क्रियाओं का उद्देश्य माना जाता है। फोर्थ विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही रहेगा, चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हो व्यवहार में परिवर्तन लाना मतलब सीखना, एक तरह से जो निर्धारित उद्देश्य उसके अनुसार ये परिवर्तन होते हैं। तो ओनली फोर्थ विकल्प ही आपके 21वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन निम्न में से किस भाषा कौशल के विकास के लिए आवश्यक है? श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल और इनमें से सभी। तो देखो, जो 4 भाषाई कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें से आदर्श वाचन की बात की जा रही है कि शिक्षक करता है आदर्श वाचन और छात्रों द्वारा उस चीज़ को सुना जाता है साथियों। तो उस चीज़ को सुन रहे हैं तो फिर कौन से कौशल का विकास होगा? बताओ प्रश्न नंबर 22 में कौन सा विकल्प सही है? देखो, आदर्श वाचन अध्यापक कर रहे हैं, छात्र उसको सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से श्रवण कौशल का विकास होगा। 22वें में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23, गणित शिक्षण में एक त्रिभुज के अंदर अनेक त्रिभुज बनाकर त्रिभुजों की संख्या का पता करना, यह गणित के किस ज्ञान के विकास पर आधारित है? आध्यात्मिक विकास पर, चारित्रिक विकास पर, तर्क शक्ति के विकास पर और कौशलात्मक विकास पर। तो देखो, आध्यात्मिक विकास तो हो ही नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर अनेक त्रिभुज बना रखे हैं साथियों, और छात्रों से ये पता करवाया जाता है कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया गया।
तो देखो कुल त्रिभुजों की संख्या छात्रों से गिनवाई जाती है, तो इससे आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है, ना ही चारित्रिक विकास हो रहा है। तो पहला दूसरा तो 23वें में गलत हो गया। अब आपके सामने दो विकल्प बच रहे हैं, तीसरा और चौथा। क्या ये कौशलात्मक विकास है? कौशलात्मक विकास में तो आकृतियां बनाई जाती है और यहाँ पर संख्या पता करवाया जा रहा है, तो ये तर्क शक्ति के विकास से ये संबंधित रहेगा। प्रश्न नंबर 23 में कौन सा विकल्प आपका सही है? थर्ड विकल्प 23वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपके ये पेपर नंबर 36 भी पूरा हो जाएगा। इसके पहले के 35 टेस्ट आप जो वीडियो में एंड स्क्रीन होती है साथियों, वहाँ पर मैंने लगा दी है प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पे जैसे टच करोगे 36 टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। और एक और चीज़ ये है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ शिक्षण विद्या नहीं, साइकोलॉजी के 45 टेस्टों की, हिंदी के 40 टेस्टों की, शिक्षण विधियों के 32-33 टेस्टों की, राजस्थान जीके की सारी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है, वहाँ से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो चलिए 24वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है? तुलना प्रणाली, व्यतिरेकी प्रणाली, अभिनय प्रणाली और व्यास प्रणाली। साथियों प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण, कविता मतलब पद्य शिक्षण की बात की जा रही है, तो पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है आपके अभिनय प्रणाली। अभिनय प्रणाली कविता शिक्षण की बेस्ट प्रणाली या विधि मानी जाती है प्राथमिक स्तर पर। थर्ड विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। अगर किसी प्रश्न में त्रुटि लगती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथियों संशोधन योग्य कोई प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से उस पर संशोधन भी किया जाएगा, क्योंकि टीचिंग मेथड है, सटीक आंसर नहीं होता है इन चीज़ों का। खुद बोर्ड भी इन चीज़ों में इधर उधर आंसर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये टीचिंग मेथड है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कितने जिले हैं कि 33 जिले, वो चीज़ें सटीक होती है, बट शिक्षण विधियों में उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न, योजना विधि का सिद्धांत नहीं है, प्रयोजन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, निरुद्देश्यता का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत। तो 25वें प्रश्न में योजना विधि जो है साथियों, प्रयोजन मतलब निश्चित उद्देश्य, कि हम जो योजना विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य भी होता है। क्रियाशीलता मतलब छात्र सक्रिय रहकर भी सीखते हैं। लेकिन निरुद्देश्यता का कोई सिद्धांत, निरुद्देश्यता मतलब बिना उद्देश्य के, तो साथियों बिना उद्देश्य के थोड़ी कोई विधि होती है। अतः थर्ड विकल्प 25वें प्रश्न में सही है। साथियों ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।